गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में जो हमारी हरियाणा सरकार की योजनाएं थी, हरियाणा का जो करंट अफेयर था उसी के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साथी अगर हमारा नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, एचएससी सीटी मेंस और ग्रुप डी के लिए ये क्लास बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। हरियाणा सरकार की इसमें योजनाएं भी है, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी है और हरियाणा का करंट अफेयर, सारी की सारी चीजें हैं वो हम एक ही क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अपना ये जो प्यारा सा लर्निंग प्लेटफॉर्म है कुरुक्षेत्र, तो मेरे भाई इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो चलिए प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है कि किस विश्वविद्यालय की टीम किशोरियों में विटामिन डी की समस्या का समाधान खोजेगी। तो भाई साहब, कौन सा विश्वविद्यालय होगा जहां की टीम कि मतलब जो किशोरियों की टीम है वो विटामिन डी की समस्या का समाधान खोजेगी? तो वो हमारी हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हरियाणा केंद्रीय विद्यालय होगा। और ध्यान रखेंगे, इस विद्यालय की जो स्थापना है मेरे भाई 2009 में की गई थी। कब हुई थी? 2009। और ये कहां पर? पाली महेंद्रगढ़ में स्थित रहेगा। महेंद्रगढ़ जिले का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे 1976 में हुई थी, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से, लेकिन 1977 में इसका नाम बदल के महर्षि दयानंद सरस्वती कर दिया गया। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मेरे भाई 2 फरवरी 1970। 2 फरवरी 1970 हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन आज इसके नाम के आगे लगता है चौधरी चरण सिंह। और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री हुए हैं, कृषि नेता के रूप में इसकी छवि हुई है। और ये नाम 1991 में इसका किया गया था। लुआस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2010 और ये हमारा कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और ध्यान रखेंगे, आपसे अगर लुआस का कुलपति पूछ लिया जाए, ठीक है, कुलपति महोदय के बारे में पूछ लिया जाए, किसका? लुआस का, तो कौन रहेंगे? तो आप कहेंगे विनोद कुमार वर्मा, ठीक है। तो किसका नाम ध्यान रखेंगे? विनोद कुमार वर्मा का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हमारे पास आता है गुरुग्राम विश्वविद्यालय, जो गुरुग्राम में स्थित रहेगा। अगर इसके कुलपति आपसे पूछ लिए जाए तो आप किसका नाम बताओगे कि जी इसके कुलपति रहेंगे दिनेश कुमार। कौन रहेंगे? दिनेश कुमार। चलिए आगे, इंदौर से हरियाणा में किस चिड़ियाघर में जो सिम्बा नामक शेर है उसको लाया गया है? एक शेर को लाया गया भाई अपने हरियाणा के चिड़ियाघर पे। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल चिड़ियाघरों की संख्या कितनी होगी। हरियाणा में कुल जो चिड़ियाघर हैं इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर इनकी संख्या 3। कहां कहां पर रहेंगे? तो आप कहेंगे सर एक तो भिवानी में रहेगा, उसके बाद एक हमारा रोहतक में रहेगा और तीसरा हमारा कहां पर है? तो आप कहेंगे पीपड़ी में रहेगा, पीपड़ी कुरुक्षेत्र में, ठीक है। दूसरा चिड़ियाघर रोहतक में, एक भिवानी। और ध्यान रखेंगे, सबसे पुराना और सबसे पहला चिड़ियाघर 1982-83 में स्थापित हुआ था। यह हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे पहला चिड़ियाघर है, ठीक है। हरियाणा का सबसे पुराना चिड़ियाघर है भिवानी चिड़ियाघर। और ध्यान रखेंगे, यहीं पर लाए गए हैं कौन सा? सिम्बा नामक शेर लाया गया है। और ध्यान रखेंगे, इस चिड़ियाघर में शेरों की अब जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 3 हो गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे, पीछे एक और जानवर है जो हमारा सुर्खियों में था और उसका नाम था काला गिद्ध। कौन सा? काला गिद्ध। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कहां पर पाया है, तो ये गुरुग्राम में, ठीक है। कहां पर है? गुरुग्राम में पाया गया है, ठीक है। गुरुग्राम में जो पक्षी विहार है ना, उसी के आसपास ये हमें देखने को मिला है काला गिद्ध। और ध्यान रखेंगे, एशिया का ये पहला काला गिद्ध हो जाएगा। एशिया में इस प्रकार के गिद्ध हैं वो हमने नहीं देखे हैं, ये अपने हरियाणा में पाया गया है, ठीक है। इस प्रकार के जो गिद्ध हैं वो अपने एशिया में पहला गिद्ध हो जाएगा। तो ये गिद्ध ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ शेर का नाम है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हरियाणा सरकार ने किस नाम से नया विभाग गठित किया है? तो मेरे भाई देखो, बहुत सारे विभागों का क्या कर दिया है? विलय कर दिया है। तो वहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन आज हम एक विभाग की बात करेंगे और जिसका नाम होगा युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग। युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग है, इस नाम से एक नया विभाग गठित किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे, कौन कौन से विभाग का विलय किया है? तो आप कहेंगे युवा खेल मामलों का जो विभाग है, युवा खेल मामलों का जो विभाग है ये हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा रोजगार विभाग हो जाएगा। एक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग होता था, कौन सा?
औद्योगिक जो प्रशिक्षण विभाग है ये होता था, ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, और एक हरियाणा कौशल विभाग, हरियाणा कौशल विभाग, ये 4 विभाग हैं, इनका विलय करके एक नया विभाग गठित कर दिया है जिसका नाम होगा युवा अधिकारी और उद्यमिता विभाग। ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ हमारी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो होगा एक विभाग। कौन सा? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है पेपर में। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की अगर बात करें तो इसका नाम बदला गया है, ध्यान रखेंगे इसका जो नाम है इसको बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो आप कहेंगे जी इसका नाम बदल के एंटी करप्शन ब्यूरो कर दिया गया है। क्या? एंटी करप्शन ब्यूरो है ये, इसका नया नाम होगा किसका? स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का। चलिए अगले क्वेश्चन पे, हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आप देख रहे हो कि मैं सारे के सारे करंट अफेयर में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूं, यानी कि जो क्रीम है वो ही निकाली जाती है। अब देखो पढ़ने को तो आप इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ लेना, ठीक है, अब वो चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है, सिलेक्शन हमारा कैसे होगा, तो क्या चीज पढ़ी जाए और क्या चीज है वो छोड़ना जाए। अगर आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आराम से पेपर निकाल ले जाओगे, ठीक है। और अपनी क्लास की खास बात यही है कि हम कम पढ़ते हैं और बेहतरीन पढ़ते हैं, बेहतर कंटेंट है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा। अपने फरवरी महीने से लगे हैं, कल पूरी क्लास में मैंने फरवरी महीने के जो करंट अफेयर है वो पूरी करवा दी थी, ठीक है। इसके बाद आज हम जनवरी को कंप्लीट कर लेंगे और रोज एक एक महीने को कंप्लीट करके 12-13 दिन में हम पूरे साल का हरियाणा का करंट अफेयर है उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब आप ये समझो कि हमने करंट अफेयर की सीरीज चला दी, जिस प्रकार से हमने हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज चलाई थी, ठीक है, इसी प्रकार से ये सीरीज अब आपकी कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। आपको डेली आना है, डेली देखना है, ये मत सोचना कि सर ने आज क्लास नहीं ली होगी, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम क्लास ना लें, ठीक है। अब देखो हरियाणा बीज विकास जो निगम के चेयरमैन है वो कौन होंगे, तो आप कहेंगे जी इसका नाम होगा सुमित राणा। कौन होंगे, तो इसका नाम है सुमित राणा। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा राजस्व विभाग का चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा हरियाणा राजस्व विभाग है उसका क्या हो जाएगा, चेयरमैन है, ये कौन रहेंगे, इसका नाम आप बताएंगे। इसके साथ साथ हमारा जो मुख्यमंत्री है सीएम का ओएसडी किसको बनाया गया है, ये आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक हरको बैंक आता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरको बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, हरको बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इसी में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक आता है जन संपर्क भाषा एवं सूचना विभाग, ठीक है, तो इसके महानिदेशक किसके, तो आप कहेंगे जन संपर्क एवं भाषा और सूचना विभाग, ठीक है, भाषा और सूचना विभाग इसके बनाए गए हैं मेरे भाई महानिदेशक, उसका क्या नाम होगा। इसके साथ अगर हम और भी बात करें तो एक हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड आता है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, इसके जो हेड है, इसके जो चेयरमैन है वो वर्तमान में कौन रहेंगे, उनका नाम बताएंगे। और एक आता है हमारा हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। आप फटाफट से कमेंट में जिन जिन के बारे में जानते हैं सभी के आप आंसर कर देंगे, ठीक है। और एक मेरे को और याद आ रहा है, वो हरियाणा कुश्ती खेल जो महासंघ है या खेल संघ है, कुश्ती संघ है, उसके महानिदेशक, हरियाणा जो कुश्ती संघ है, हरियाणा कुश्ती संघ, इसके महानिदेशक हैं, वो किसको बनाया गया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के मेरे भाई आप फटाफट से आंसर कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अगर भाई साहब आप उन पढ़ लेते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर दो, ठीक है, आप उन शुरू कर देते हैं, कहां से, आप उन सीएम का ओएसडी, ठीक है, इसका नाम होगा जवाहर यादव, ठीक है। तो यहां पर जवाहर यादव का नाम ध्यान रखेंगे। हरको बैंक के जो अध्यक्ष वो अरविंद यादव होते थे, लेकिन उसको हटा के हुकम सिंह भाटी को बना दिया गया है, किसको, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर हुकम सिंह भाटी का नाम, ये किसके, हरको बैंक के अध्यक्ष है। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, तो हमारे पास आता है हरियाणा का राजस्व विभाग, वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे, वीएस कुंडू का नाम ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे हरियाणा राजस्व विभाग के चेयरमैन। हरियाणा पशुधन जो विकास बोर्ड है इसका चेयरमैन ये हो जाएगा हमारा धर्मवीर मिर्जापुर, ठीक है,
तो यहां पर आप धर्मवीर मिर्जापुर का नाम है, ये ध्यान रख लेंगे, ठीक है, धर्मवीर मिर्जापुर। हरियाणा व्यापारी जो कल्याण बोर्ड है इसके चेयरमैन बाल कृष्ण का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, बाल कृष्ण अग्रवाल है, ये इसी के चेयरमैन हैं, वो बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जन संपर्क एवं जो भाषा विभाग है, इसके अमित अग्रवाल हैं, उसको क्या बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, किसको, तो आप कहेंगे जी इसमें अमित अग्रवाल का नाम आ जाएगा, किसका, अमित अग्रवाल का नाम। और उसके बाद हरियाणा कुश्ती महासंघ के निदेशक कौन बने हैं, तो उनका नाम होगा रविंद्र पान्नू करके, रविंद्र पान्नू करके। एक और महत्वपूर्ण विभाग मेरे को याद आ रहा है और वो होगा हरियाणा का पर्यटन विभाग, हरियाणा का पर्यटन विभाग। और पर्यटन विभाग के जो चेयरमैन बनाए गए हैं, इसके जो हेड बनाए गए हैं, उनका नाम क्या होगा, तो वो अरविंद यादव होंगे। कौन होंगे मेरे भाई, अरविंद यादव होंगे। बताओ आई बात समझ में, नहीं आई, सारे चेयरमैन आप ध्यान रख लेंगे। आगे जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपसे पूछने का काम करूंगा और इन चीजों को हमें रिपीट करेंगे, चीजों को रिपीट करने से ज्यादा चीजें याद रहती हैं। चलिए आगे, इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया है, जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन है इसका किसने क्या नाम है, प्रतिनिधित्व किया है, तो उसका नाम हो जाएगा निहारिका। निहारिका के द्वारा ये जो सम्मेलन है इसका हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है, ध्यान रखेंगे। अब देखो मेरे भाई, ये जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब बनाया जाता है, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि मेरे भाई इसी दिन हमारे जो महात्मा गांधी थे राष्ट्रपिता, वो अपने वतन वापस लौटे थे, तो उसी की याद में ये उत्सव बनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे 2023 में इसको इंदौर में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ है आप और क्वेश्चनों को भी याद रख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में कि पर चलो आगे बात करेंगे, चलो इसमें निहारिका का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कब तक हरियाणा को खसरा और रुबेला मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, तो मेरे भाई ये लक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और ये रखा है रुबेला से दिसंबर 2023 का, कब का, दिसंबर 2023। लेकिन ध्यान रखेंगे हरियाणा का बाढ़ मुक्त लक्ष्य, किसका, बाढ़ मुक्त जो लक्ष्य है ये कब का रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये जो बाढ़ मुक्त लक्ष्य है ये 2026 का, कि हरियाणा 2026 तक बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। हरियाणा के तकरीबन 10 जिले हैं जहां पर जल भराव की जो समस्या है वो बनी रहती है, तो उसी पे सरकार काम कर रही है और 2026 तक बाढ़ मुक्त हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक बनाया जाता है, तो मेरे भाई ये ध्यान रखेंगे ये बनाया गया हमारा कब, 11 से लेकर 17 जनवरी तक, 11 से लेकर 17 जनवरी तक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज है ये फहराने का काम किया था, तो मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के राज्यपाल का भी नाम ध्यान रख लेंगे। हरियाणा का जो राज्यपाल है इसने ध्वजारोहण कहां पर किया, ध्वजारोहण है ये कहां पर किया। और उसके बाद हमारी जो गणतंत्र दिवस था उस पे जो झांकी की थीम थी, ठीक है, वो क्या थी, गणतंत्र दिवस पर झांकी की थीम क्या थी, झांकी की थीम क्या थी ये भी पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने जवानों को, कितने पुलिस जवानों को, कौन सा पदक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक है, इससे सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक ये अपने हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को दिया गया है। और हरियाणा में गणतंत्र दिवस है, इस पे कितने जगहों को चिन्हित किया कि भाई हम जो ध्वजारोहण है वो करेंगे। तो आपको पता है कि भाई भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और उसके बाद 75 से लेकर, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस का 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं और 75 से लेकर अब 100 साल का है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अमृत काल हो जाएगा। तो 75 स्थानों को राष्ट्रीय ध्वज के लिए चिन्हित किया था। और ध्यान रखेंगे जो पुलिस पदक है ये 14 लोगों को, कितने लोगों को मेरे भाई, तो यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं 14 लोगों का नाम, कितने लोगों को मिला है, 14 जवानों को मिला है। हरियाणा के राज्यपाल ने तो जो ध्वजारोहण किया वो थानेसर कुरुक्षेत्र में किया। और ये जो थीम है ना ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव हो जाएगी, कौन से, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है। ये अब की बार गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की जो झांकी है ना इसकी क्या थी, थीम थी, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से मेरे को ध्यान आया, किससे, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब देखो अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ये हमारा भारत के अलावा और कहां पर, हरियाणा के अलावा और कहां पर बनाया गया,
तो आप कहेंगे ये जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये सबसे पहले तो मॉरिशस में, ठीक है, कहां पर है, मॉरिशस में। उसके बाद है इसको इंग्लैंड में भी बनाया गया, ठीक है, इंग्लैंड के बाद ये गीता महोत्सव कनाडा में भी बना। और अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इसको कहां पर बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है जो हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, सूर्य नमस्कार अभियान से, ठीक है। सूर्य नमस्कार अभियान अगर आपसे पूछ ले ये हरियाणा में कहां पर किया गया है, कहां पर इसकी शुरुआत की गई है, सूर्य नमस्कार अभियान, ठीक है। तो इस अभियान की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पंचकुला में, कहां पर है, पंचकुला, ध्यान रखेंगे सूर्य नमस्कार अभियान के लिए। और आपको पता ही है कि भाई 25 जनवरी 1950 को हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी और हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बार जो हमारा हरियाणा का निर्वाचन आयोग था उसने मतदाता दिवस है वो कहां पर बनाया, किस जिले में बनाया, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा निर्वाचन आयोग ने, हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता दिवस, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मतदाता दिवस कहां पर बनाया गया, तो आप कहेंगे सर ये यमुनानगर में, कहां पर है, यमुनानगर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते चलिए। और मुख्यमंत्री ने जो झंडा फहलाने का काम किया है वो कहां पर किया है, तो आप कहेंगे सर ये जगाधरी में, कहां पर है, जगाधरी में, ठीक है। तो सीएम ने जगाधरी में, राज्यपाल ने थानेसर में, और हमारी गणतंत्र दिवस की जो झांकी की थीम थी वो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। और ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, 14 लोगों को सम्मानित किया है हरियाणा पुलिस के। हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया अचीवर्स ऑनर्स सम्मान से सम्मानित किया है, तो देखो जो यूके अचीवर्स ऑनर्स सम्मान है ये हरियाणा के नहीं बल्कि भारत के लगभग 74 लोगों को मिला है। और जिसमें अपने हरियाणा की जो परिणीति चोपड़ा आती है ना, वो जो परिणीति चोपड़ा अंबाला से जिसका संबंध होगा उसको भी ये पुरस्कार मिला है। और इसके साथ साथ है हमारे भव्य विश्नोई विधायक को, किसको, भव्य विश्नोई को, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा साहित्य सम्मान, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को बनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस पर साहित्य सम्मान पुरस्कार, कौन सा, साहित्य सम्मान पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया है, कौन व्यक्ति हो जाएंगे जिसको ये पुरस्कार मिला है। इसके साथ साथ है एक व्यक्ति है जिनको साइंस एंड इंजीनियर में, किसमें, साइंस व इंजीनियर के क्षेत्र में, ठीक है, क्या मिला है, पद्मश्री, ठीक है, किससे, पद्मश्री से नवाजा गया है, उसका नाम बताएंगे। इसके साथ साथ है पद्मश्री अध्यात्मक, ठीक है, अध्यात्मक के क्षेत्र में पद्मश्री जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, ठीक है। और एक आता है डॉक्टर अरविंदर नाथ पुरस्कार, ठीक है, डॉक्टर अरविंद्र नाथ डॉन पुरस्कार, ये किस व्यक्ति को मिला है, डॉन पुरस्कार है ये किसको मिला है, एक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ये किस व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो इतने पुरस्कार हैं, इनको आप अभी ध्यान रख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं विश्व हिंदी दिवस पुरस्कार की बात करूं तो यहां पे आपको 2 व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। एक तो सत्यवान सोराब का नाम ध्यान रखना है, किसका, सत्यवान सोराब का, और एक प्रियंका सोराब, ठीक है, प्रियंका सोराब, दोनों सौरभ हैं, इन्हीं को क्या मिला है, तो सत्यवान और प्रियंका को दिया गया है अपना जो साहित्य सम्मान पुरस्कार 2023। साइंस व इंजीनियर पद्मश्री पुरस्कार से बख्शी राम का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, तो मैं इधर लिख देता हूं, वो नाम होगा हमारा बख्शी राम, ठीक है। तो ये यार गलत लिखा गया, ये हमारा हो जाएगा कौन है, तो ये हो जाएगा बख्शी राम, ठीक है, इसी को मिला है। उसके बाद अध्यात्मक की अगर बात की जाए तो यहां पर एक आता है हमारा सुकामा करके आती है आचार्य, डॉक्टर सुकामा आचार्य को ये मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर नाम आएगा डॉक्टर सुकामा आचार्य, किसका, डॉक्टर सुकामा आचार्य को ये मिला है। उसके बाद अरविंद्र नाथ डॉन पुरस्कार की मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहां पर आपको वीणा मल्होत्रा का नाम ध्यान रखना है, किसका, तो आप ध्यान रखेंगे वीणा मल्होत्रा, ठीक है, इसी को मिला है कौन सा पुरस्कार है, ये। और राष्ट्रीय जो युवा पुरस्कार है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये किसको मिला है, नेहा रानी को मिला है, किसको, नेहा रानी को मिला है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और भाई ये जो हमने कल पढ़ा था
जो हरियाणा सरकार की योजनाएं थी उनके बारे में और कल पढ़ा था, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद हुई होंगी। और आपको पता ही है कि जो हमारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, उसको मैं बार बार रिवाइज करवाता हूं और कम से कम 2 बार तो आपको रिवाइज करनी है। आज इनको रिवाइज कर लेंगे तो कल नई चीज आपके सामने आ जाएगी। जो हमारे 8 भाग 8 चैप्टर 8 अध्याय उस सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिए गए थे, उसमें से 6 मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, 2 और बचे हैं, उनको भी अगले 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। उसके बाद एक दिन हम पूरी की ले आएंगे क्लास, 1 से सवा घंटे में टोटल का रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद जो इसका मेन डाटा है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, ठीक है। तो आज इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। और हाँ, जिसने कल पढ़ लिया वो छोड़ के नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वो छोड़ के जाएगा तो नंबर कटेंगे, उसको यहीं पे रहना है। देखो, कक्षा 1 से 8वीं पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नगद प्रोत्साहन राशि, तो ये नगद प्रोत्साहन राशि है, इसके लिए बजट ध्यान रखेंगे 6500 लाख रुपए का यहां पर बजट रहेगा। और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई जो हमारी अनुसूचित जाति है ना, उनके विद्यार्थियों को प्रवेश को बढ़ाना, ठीक है। नगद पुरस्कार से आप ये ध्यान रख लेंगे प्रवेश कब बढ़ेगा, जब अब उनको शुरुआत में ही बेनिफिट बताएंगे कि आप अगर प्रवेश लेंगे तो आपको जो भी किताबें वगैरह स्टेशनरी का सामान है उसके लिए छात्रवृत्ति मिलेगी, उसके लिए आपको नगद हम प्रोत्साहन देंगे। तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या बढ़ जाएगा भाई, तो अपने आप प्रवेश बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग राशि का कहां पर, ज्योमेट्री बॉक्स, रंगीन पेंसिल, स्टेशनरी के सामान पर। और ये राशि कितनी दी जाती है, तो ये अपने उसके हिसाब से दी जाती है 740 से 1250 रुपए की राशि। और ये आपको डाटा ध्यान रखना है। उसके बाद अगला 1 से 8वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के लिए मासिक छात्रवृत्ति। अब देखो उनका हमने क्या करवा दिया, एडमिशन करवा दिया, मतलब कि उनको दाखिले के लिए प्रोत्साहित कर दिया। और उसके बाद हमने ये कह दिया कि भाई शुरुआत में तो आपको दे देंगे, आपकी जो भी खर्चा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको मासिक जो खर्चा है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका लाभ भी कौन ले सकते हैं, अनुसूचित जाति के सभी छात्र ले सकते हैं। और इनमें 4 किस्तें मिलती हैं, यानी कि 3 महीने में एक किस्त मिलेगी। और वो किस्त 150 से लेकर 225 रुपए तक की रहेगी 1 से 5वीं तक पढ़ने वालों के लिए। 6 से 8वीं तक 200 से लेकर 300 रुपए प्रति माह रखेंगे। और ध्यान रखेंगे इसके लिए जो खर्चा है वो ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, कितना, 16,000 लाख रुपए है ये खर्चा प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना ऐसे विद्यार्थियों जिन्होंने 60% अंक मिले हों, तो भाई ये सभी को नहीं मिलेगी, ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने 60% अंक है वो प्राप्त किए हों। और 6 से 8वीं तक की क्लास का बच्चा इसको ले सकता है। 750 रुपए जो प्रतिमाह है वो दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बजट का जो आवंटन किया गया है वो कितना किया गया है, तो आप कहेंगे 190 लाख रुपए का, ठीक है भाई, 190 लाख, 6500, 16,190 लाख। उसके बाद छठी में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के लिए निःशुल्क साइकिल। अब ये भी कहा सरकार ने कि भाई उद्देश्य है एडमिशन ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में हो। अब बच्चा दूर का वहां पे पैदल आ नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने घर से बस लगा रखी है, तो इसके लिए सरकार ने यह कहा कि भाई हम साइकिल प्रदान करेंगे। और ध्यान रखेंगे साइकिल किनको दी जाएगी, जिनका घर भाई स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है या फिर कोई दूसरे गांव से स्कूल में आता है तो उसको ये साइकिल प्रदान की जाएगी। और दायरा रखा है 2 किलोमीटर का। अब साइकिल भी 2 प्रकार की, छोटा बच्चा है वो बड़ी साइकिल में तो बैठेगा नहीं, उसके पैर नहीं पहुंचेंगे। एक 20 इंची की साइकिल आती है उसके लिए 2800 रुपए और 22 इंची के लिए 3000 रुपए दिए जाएंगे। पहले साइकिल बांटी जाती थी, लेकिन अब बच्चा क्या कर सकता है, प्रिंसिपल से इसको अप्रूव करवा के और सीधी नगद राशि है वो ले सकता है। उसके बाद 2022-23 में यहां पर साइकिल प्रदान के लिए 250 लाख रुपए का जो बजट है वो पारित किया है। मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें क्या है कि भाई जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना उनको पढ़ाने के लिए कि भाई और प्रोत्साहन मिले उनको कि भाई हम आपको छात्रवृत्ति दे देंगे, आप अच्छे जो मार्क्स वगैरह लेके आओगे, अच्छे पढ़ोगे तो छठी से 8वीं तक छात्रवृत्ति की उपलब्धता को बढ़ाना। और ध्यान रखेंगे यहां पर 160 लाख रुपए का क्या किया गया है, बजट का प्रावधान। कितने का, 160 लाख बजट का प्रावधान। उसके बाद निःशुल्क वर्दी, तो भाई ये कहा है कि भाई आप निःशुल्क वर्दी भी ले लो, ठीक है। आपके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए तो आप कपड़े भी ले लो, ठीक है, स्कूल की ड्रेस भी ले लो। तो इसके लिए भी सरकार काम कर रही है
और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो बाल शिक्षा का अधिकार, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएगा, 2009 में आया था बाल शिक्षा का अधिकार, और इसी के तहत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया 2011 में। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे आपने देखा भी होगा ना कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें आर्टिकल नंबर 45 में ये कह रखा है कि 0 से 6 साल तक का जो बच्चा है उसको प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दिया जाएगा। लेकिन यहां पर तो मतलब 14 साल तक का जो बच्चा है जिसका वो मौलिक अधिकारों में दे रखा है 21A के तहत, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मतलब भाई स्कूलों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए, सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। तो ये बाल शिक्षा का अधिकार ध्यान रखेंगे, और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011, और ध्यान रखेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक को 800 रुपए मिलेंगे ड्रेस के, 6ठी से 8वीं तक को 1000 रुपए, तो 800 और 1000 रुपए है, ये ध्यान रखेंगे। और ड्रेस के लिए 7000 लाख रुपए का बजट पारित किया गया है। उसके बाद मिड डे मील योजना, ये तो आपको पता ही है भाई, आपने बहुत सारे लोगों ने ली होगी मिड डे मील योजना, जो क्या नाम है अपना, ये भांडा ठाक चल दिए हैं जो रिशिष वैसे में लंच के समय पे। तो ये जो मिड डे मील योजना, इसमें क्या मिलता है, तो इसमें भाई जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी उनको केवल 100 ग्राम मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी उनको 150 ग्राम मिलेगा। ठीक है जी, इतना खाना उनको मिलेगा। लेकिन आपको पता ही है कि आजकल तो सभी को भरपेट देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसके लिए मिड डे मील के लिए जो बजट है ये इंपोर्टेंट हो जाएगा मेरे भाई, 38,400 लाख रुपए का बजट है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितना? 38,400 लाख रुपए का। और मिड डे मील में जो मतलब वर्कर होता है, जो क्या नाम है हेल्पर कम कुक होता है, या कुक कम हेल्पर होता है, सॉरी, इसका वेतन पहले 3500 था, ये बढ़ा के कर दिया गया है 7000 रुपए। कितना? 7000 रुपए। उसके बाद भारत सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत बजट पेश किया है भाई, ये पूरे भारत के लिए है ये बजट। समग्र शिक्षा के तहत 161,857.713 लाख रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,61,857.713 लाख रुपए है ये समग्र शिक्षा के लिए। अब समग्र शिक्षा का मतलब आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो आप कहेंगे स्कूलों के उपकरणों को बदलना, जैसे कोई स्विच वगैरह खराब हो जाए, कंप्यूटर वगैरह मतलब की जो एक्सेसरी सामान है उनकी क्या करना, उन सामान की भाई साहब मतलब रिकवरी करवाना। ठीक है, इसके साथ साथ है इसका मतलब मुख्य उद्देश्य ये भी है स्वस्थ भारत जो अभियान है इसको बढ़ाया जाए, स्वस्थता को भी बढ़ाया जाए स्कूल की। ठीक है, उसके बाद परिवहन सुविधा योजना, अब स्कूलों के लिए परिवहन सुविधा योजना भी दी है। मोरनी और पिंजौर में जो भाई साहब है ना, उनने परिवहन सुविधा दे दी। जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में परिवहन सुविधा है, सेम उसी प्रकार की मोरनी और पिंजौर का नाम ध्यान रखेंगे। और पूरे का पूरा जिला होगा हमारा कौन सा? नुहू जिला। और इसके लिए बजट 343.26 लाख रुपए का बजट है वो रखा गया है। और राज्य में अगर कुल सरकारी कॉलेज आपसे पूछ लिए जाए 177, महिला कॉलेज पूछ लिए जाए 61, और नए कॉलेज बने हैं 4। कहां पर? कुराल, कदमा, पटौदी और निगदू। ठीक है, ये निगिदू करके है। ठीक है, निगिदू समझ गए, करनाल में रहेगा। उसके बाद आगे बात आती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और भारत सरकार के सहयोग से कुल कितनी राशि खर्च हो रही है? 114.29 करोड़ इसके लिए, इस संस्थान के लिए। अगर आपसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पूछ ले, किलावड़ सोनीपत में रहेगी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI है, उनकी संख्या 192 रहेगी। अब देखो अटल सेवा केंद्र पूछ लिए थे तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 192। और निजी ITI की बात करें तो 225। और ITI के लिए टोटल बजट है 870.49 करोड़ रुपए का रहेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। ठीक है, यहां से मतलब नौकरियां दी जा रही है ना सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय शिशुता संवर्धन योजना 2016 में आई थी। उसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, मतलब कि इस विभाग ने क्या कर लिया है, तो भाई हरियाणा ने जम्मू कश्मीर के साथ समझौता किया है, एक MOU साइन हुआ है। ये आप ध्यान रख लेंगे, किसके साथ है? जम्मू कश्मीर के साथ। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पेपर में पूछा जा सकता है। उमंग पोर्टल है भाई, इसके तहत बहुत सारी चीजें हैं। और 2018-19 है ना, इसी में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो सेवाएं देने का काम देश में सबसे पहले किया
तो हरियाणा इसमें पहला जो देश का प्रथम राज्य है वो बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उमंग पोर्टल का। प्रीवियस ईयर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और उसमें उस समय के ऐसी जो पहली घटनाएं थी वो पेपर में पूछी गई थी, तो अब ये घटनाएं भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। उसके बाद 5G सेवा, आपको पता है 2022 में मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था 1 अक्टूबर को। और ध्यान रखेंगे ये जो 5G सेवाएं हैं इसका प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू होगी, तो हरियाणा के 5 जिले ध्यान रखेंगे, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, हिसार और रोहतक। ठीक है, गुरुग्राम फरीदाबाद दोनों सटे हुए हैं। उसके बाद है पानीपत, हिसार और रोहतक, ये 3 आप याद रख लेंगे। आगे बात आती है हमारी अटल सेवा केंद्र। मेरे भाई इनकी जो हमारे पास संख्या है वो 22,500 रहेगी, 15,639 गांवों में और 6,861 शहरों में। और राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना है। ये कब हुई थी? 1983 में। कब हुई थी मेरे भाई? 1983 में। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। और आपको क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ साथ है आप अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके जो भी अच्छे अगर सुझाव हैं, किसी भी प्रकार के फीडबैक हैं क्लास से रिलेटेड, तो उस फीडबैक को भी आप मेरे को पर्सनली दे सकते हैं ताकि हम उस पर काम कर सके। ठीक है भाई, व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सीखता रहता है और एक अध्यापक तो हमेशा भाई सीखने की क्षमता भी रखता है और वो हमेशा यही सोचता है कि भाई मतलब उम्र भर केवल क्या क्या सीखा जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 999 174 83 88। ठीक है, यहां पर कोई भी आपका किसी भी प्रकार का जो फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और बेहतरीन कंटेंट के साथ, नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।